बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे, जिसमें 1.3, 1.4 और 1.5 ये 3 सरगर्मियाँ हल करने की कोशिश करेंगे। तो आएँ चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। तीसरी सरगर्मी है 1.3। पहला सवाल है, किसी शय के 1 ग्राम में कितने AMU होंगे। सबसे पहले इस पहले सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे 1.3 और इसका सवाल नंबर 1। हमने बताना है किसी शय के 1 ग्राम में कितने AMU होंगे। आपने ग्राम और AMU का ताल्लुक बाब नंबर 1 में पढ़ रखा हुआ है, और ये ताल्लुक आपने पढ़ा था कि 1 AMU बराबर है 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। लेकिन यहाँ मैंने बताना है कि 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इतने ग्राम हो 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम, इतने ग्राम हो तो 1 AMU बनता है। अगर 1 ग्राम हो तो फिर कितने AMU बनेंगे। मैं इसी वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 1 से ज़रब दे दूँ तो मेरी पूरी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। तो मैं इसको 1 से अगर ज़रब दे दूँ तो मेरा यही जवाब रहेगा, मेरी मसावात ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैंने इधर 1 से ज़रब दिया तो फिर इधर भी 1 से ज़रब देनी पड़ेगी। मैं 1 को अगर ज़रब दे दूँ किससे, 1 AMU से, तब भी मेरी मसावात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 को 1 से ज़रब दूंगा तो जवाब दोबारा 1 AMU ही आएगा। मैं जानता हूं कि इतने ग्राम अगर मेरे पास हों तो इसका मतलब है 1 AMU। मैं निकालना चाहता हूं इतने ग्राम्स में से सिर्फ 1 ग्राम। मैं चूंकि 1 के लिए मिकदार मालूम करना चाहता हूं तो लिहाजा मैं इस पूरी वैल्यू को, जो कि 1 के साथ यहाँ पे ज़रब खा रही है, मैं इस पूरी वैल्यू को इधर से उठाकर इस तरफ ले जाऊंगा और ये यहाँ पे पूरी वैल्यू आकर 1 AMU, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा। ये पूरी वैल्यू इधर आकर 1 AMU के साथ तकसीम होना शुरू हो जाएगी। 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24, और इधर मेरे पास पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 ग्राम। तो ये हल करने का एक तरीका है। मैंने कहा कि अगर इतने ग्राम होते तो इसका मतलब था 1 AMU। मैंने कहा कि मैं इस अपनी पहली मसावात को, इसको अगर मैं नाम दूं कि ये पहली मसावात है मेरी, तो मैंने कहा कि इस पहली मसावात को इस दूसरी मसावात की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। कोई फ़र्क या कोई ख़राबी नहीं आएगी। मतलब अगर मैं इधर भी 1 से ज़रब दे दूं, इधर भी 1 से ज़रब दे दूं, तो ऊपर वाली मसावात तब्दील नहीं होगी। मैंने कहा कि अगर इतने ग्राम में इतने AMU हैं तो फिर 1 ग्राम के लिए कैसे निकालेंगे। ये पूरी मिकदार, पूरी वैल्यू जो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई ज़रब हो रही है, इसको मैं उठा के इस तरफ लाऊंगा, इधर आके तकसीम होगी। 1 को जब मैं इस नंबर के साथ तकसीम करूंगा तो AMU के अंदर मेरे पास जो जवाब निकलेगा तकसीम करके वो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 AMU निकल आएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी शय 1 ग्राम है तो 1 ग्राम से मुराद कितने AMU होंगे उसके, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 AMU। तो न्यूमेरिकल किस्म का ये एक सवाल था जिसको हमने हल किया है। दूसरे नंबर पर है, हमने बताना है कि क्या एटॉमिक मास यूनिट किसी एटॉमिक मास का SI यूनिट है। SI कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। तो क्या एटॉमिक मास यूनिट ये मास का SI यूनिट है। तो इसी सरगर्मी का ये दूसरा सवाल है, इसके जवाब की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास है
मास, इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब SI यूनिट है, वो किलोग्राम है। मैं लिखूंगा अभी कि एटॉमिक मास का, क्योंकि मास है, वजन है, और वजन का जो SI यूनिट है वो हमेशा किलोग्राम है, किलोग्राम है। लेकिन लेकिन चूंकि एटम का मास इतना थोड़ा होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसकी मदद से हम इतने छोटे मास वाले बॉडी को आसानी से उसके वजन को मालूम कर सकते हो। तो लिहाजा फिर हम अपनी आसानी के लिए मास का एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और छोटे यूनिट के तौर पर हम एटॉमिक मास की यूनिट को AMU की शक्ल में लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो एक AMU है ये किसके बराबर होता है, 1.66 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, ये इसके बराबर है, इसकी मिकदार। हालांकि SI यूनिट किलोग्राम है, एटॉमिक मास यूनिट ये SI यूनिट नहीं है। मासेस इतने छोटे होते हैं कि AMU की मदद से उनको जाहिर करना ज़्यादा आसान होता है किलोग्राम की निस्बत। तीसरा सवाल है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान ताल्लुक बताना। दो चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो जवाब नंबर 3, हमने ताल्लुक बताना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या। बड़ी तफसील से हम बाप के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, ये एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद। और एटॉमिक नंबर को हम जिस सिंबल से जाहिर करते हैं वो सिंबल है Z, ये इसको जाहिर करने वाला सिंबल है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास के लिहाज से, जिसको मास नंबर भी पढ़ा जाता है, तो एटॉमिक मास कहते हैं एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमुई तादाद, ये एटॉमिक मास कहलाती है। और एटॉमिक मास को हम जाहिर करते हैं ए की मदद से। अगर मैं इन दोनों तारीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इन दोनों तारीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं एक ताल्लुक़ बनाता हूँ तो मैं लिखूँगा एटॉमिक मास की तारीफ़ के लिहाज से कि एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के। और एटॉमिक नंबर की तारीफ़ में मैंने पढ़ा कि प्रोटॉन को, एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन की तादाद है जिसको Z से जाहिर करते हैं। तो P की जगह अगर मैं Z लिख दूँ तो मेरे पास ताल्लुक़ बनेगा A बराबर है Z जमा N। तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान ताल्लुक़ को जाहिर करने वाली मसावात है। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ कीजिए। तो चौथा सवाल है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी हमने तारीफ बतानी है। रिलेटिव एटॉमिक मास आपने पढ़ा भी हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के
एलिमेंट के एटम का औसत एटॉमिक मास जिसको कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम के मास से मुवाजना करके मालूम किया जाता है। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जिसको कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ मुवाजना करके मालूम किया जाता है। कार्बन 12 पूरा नहीं, कार्बन 12 का एक एटम लें, उसको किसी दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ उसका मुवाजना करें और इस तरह से दूसरे एलिमेंट के एक एटम का जो मास निकलेगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16 AMU। और अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप कहते हैं कि ये है 14 AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एक एटम के औसत मास जिसको कार्बन 12 के एक एटम के साथ मुवाजना करके मालूम किया गया हो। पांचवा सवाल है कि किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास के तौर पर क्यों बयान किया जाता है, कि रिलेटिव एटॉमिक मास को ही हम एटॉमिक मास क्यों कहते हैं किसी भी एलिमेंट के। इसकी वजह देखते हैं। वजह बतानी है हमने पांचवें सवाल में कि रिलेटिव एटॉमिक मास को ही एटॉमिक मास क्यों बोला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का मास इतना थोड़ा होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड, तरीका नहीं है, प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसकी मदद से हम इतने छोटे मास, इतने छोटे वजन के एटम को आसानी से मालूम कर सकते हो, इस वजन की वैल्यू को। तो लिहाजा अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक एटम के मास को कार्बन 12 के एक एटम के साथ उसकी निस्बत के लिहाज से मालूम कर लेते हैं। अब चूंकि कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ मालूम करके निकाला जाता है, इस वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास ही कहते हैं। तो क्या वजह हमने पढ़ी कि क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 के एटॉमिक मास के मुवाजने से मालूम किया जाता है, इसलिए एटॉमिक मास से ही जाहिर किया जाता है। आगे सरगर्मी 1.4 इसका पहला सवाल है कि एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट के दरमियान हमने फ़र्क बताना है। दो चीज़ें, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट। तो सरगर्मी है 1.4 और इस सरगर्मी का पहला जुज़ है जिसमें हमने दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट। तो मैं दोनों चीज़ों के दरमियान इधर लिखता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरी जानिब
फार्मूला यूनिट। तो दोनों के अंदर एक मुख्तसर सा फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं। हमने पढ़ा किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में एलिमेंट के एटम की सादा तरीन निस्बत को जाहिर करे, वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। वो फार्मूला जो कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स की सादा तरीन निस्बत को जाहिर करे, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। अगर फार्मूला यूनिट देखें तो फार्मूला यूनिट क्या है? वो फार्मूला जो आयनिक कंपाउंड में आयंस की सादा तरीन निस्बत को जाहिर करे। आयनिक कंपाउंड में कौन कौन से आयंस किस किस निस्बत से आपस में मिले हुए हैं, उसके लिए जो फार्मूला वो फार्मूला यूनिट है। जबकि किसी कंपाउंड के अंदर जो कि आयनिक नहीं हो सकता और किसी कंपाउंड के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम की सादा तरीन निस्बत है, वो जाहिर करने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी हो सकता है, किसी आयनिक कंपाउंड का भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का ही होगा। दूसरा फर्क हम क्या लिखेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी हो सकता है और किसी आयनिक कंपाउंड का भी। लेकिन अगर फार्मूला यूनिट की बात करें तो फार्मूला यूनिट सिर्फ आयनिक कंपाउंड को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का वो होगा CH2O। जबकि मैं NaCl की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो NaCl से लिखा जाएगा। ये दोनों के अंदर बुनियादी फर्क है एम्पिरिकल और फार्मूला यूनिट में। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि मंदरजा झैल फार्मूलाज में से फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला की शनाख्त करें। नीचे कुछ मिसालें दी हुई, आपने बताना है कि कौन से फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूला को जाहिर करते हैं और कौन से फार्मूला यूनिट को जाहिर करते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 है। ये सवाल नंबर 1 था, उसके बाद सवाल नंबर 2। तो हमने बताना है कौन कौन से फार्मूले ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो फार्मूला यूनिट है। तो जैसे कि सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है
H2O2, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दूसरे नंबर पर CH4, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि CH4 को हम मज़ीद सादा निस्बत में तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा ये एम्पिरिकल फार्मूला के तौर पर भी जाना जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद है ग्लूकोज है, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। उसके बाद सुक्रोज है, जिसमें 12 कार्बन है और 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। अगर बाकी दो की बात करें, बेरियम कार्बोनेट और पोटाशियम ब्रोमाइड, तो ये दोनों चूँकि आयनिक, बेरियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं। पोटाशियम ब्रोमाइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये फार्मूला इसका फार्मूला यूनिट के तौर पर जाना जाता है। तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनको हमने उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट से जाहिर कर दिया है। आगे सवाल नंबर 4 है, एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। हमने एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। सबसे पहले तो हम एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके बराबर है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर, इसका मैंने स्ट्रक्चर की शक्ल में फार्मूला लिखा है। अगर मैं इन एटम्स को इकट्ठा करके जोड़ के लिख दूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। आप देखें ज़रा कि कितने कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन है एसिटिक एसिड में। हाइड्रोजन की तादाद गिने तो 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की तादाद गिने तो 2 ऑक्सीजन है। तो मैं कह सकता हूँ कि C2H4O2 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है एसिटिक एसिड का। और हमने इसका पहले बताना है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा कि ये सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है एलिमेंट के एटम्स के दरमियान। तो अगर मैं एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखूं, एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो किसके बराबर होगा? वो असल में इन एटम्स की सादा तरीन निस्बत होनी चाहिए। इन एटम्स की जो वैसे निस्बत है वो क्या बनती है? 2:4:2। इसकी मैं सादा तरीन शक्ल लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1:2:1। तो इसके हिसाब से जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनना चाहिए वो होगा CH2O। तो ये एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है। मैंने ये पहला हिस्सा इसका मैंने हल कर लिया। मैंने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना था और वो हम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर मैंने एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी मालूम करते हैं। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम के एटॉमिक मासेस का मजमुआ होता है। तो एसिटिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें CH3COOH ये फार्मूला है इसका। इसके लिहाज से अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इन तमाम के अगर मैं एटॉमिक मासेस का मजमूआ ले लूं, एटॉमिक मासेस का मजमूआ ले लूं, तो ये मजमूआ मेरे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो ये निकाल के देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास इस फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर निकलना चाहिए, एसिटिक एसिड का ये आना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास जमा, तीन तरह के एलिमेंट है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और नंबर 3 पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। पहले नंबर पर तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और ये देखें कि कार्बन की तादाद कितनी है, 2 एसिटिक एसिड में। फिर जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि कितना है, 16, ऑक्सीजन की तादाद देखें कितनी है, 2, जमा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और हाइड्रोजन की तादाद देखें कितनी है, 4। अब इसको आप मज़ीद हल कर लें तो कार्बन का टोटल बनेगा 24, ऑक्सीजन का टोटल बनेगा 32 और हाइड्रोजन का 4 है। मैं इन सबको इकट्ठा करके लिखूंगा, जमा करूंगा, तो ये मेरे पास जमा करने के बाद बन जाएगा 60 AMU, 60 AMU। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। और यही दूसरा हिस्सा था, इसी को ही मालूम करना चाह रहे थे। 5वां सवाल है 1.4 सरगर्मी का, कि हमने फार्मूला मासेस मालूम करने हैं, एक कुछ कंपाउंड बताए हुए हैं, सोडियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और कॉपर कार्बोनेट है, इनके हमने फार्मूला मासेस मालूम करने हैं। तो सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला मास निकालते हैं सोडियम सल्फेट का। तो हम लिखेंगे कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला मास ये बराबर होगा किसके, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का मास, और इसको ज़रब देंगे सोडियम के एटम से, जमा सल्फ़र का मास और इसको ज़रब देंगे सल्फ़र के एटम से जो कि एक ही है, जमा ऑक्सीजन का मास और इसको ज़रब देंगे ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद से जो कि 4 है। तो सोडियम का मास है 23, सल्फ़र का मास है 32, जबकि ऑक्सीजन का मास है 16। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 46, ये बन गया 32, ये बन गया 64। इन सबको जमा कर देंगे तो 46 और 32 ये बन गए हमारे पास 78। 78 में आपने 64 जमा करने हैं, 78 के अंदर अगर आप 4 जमा करेंगे ऊपर वाले तो ये बन गए 82, और बाकी 60 अगर जमा करें तो 142। ये आपके पास फार्मूला मास निकल आएगा किसका, सोडियम सल्फेट का। ये पहला हिस्सा आपने हल कर लिया है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला मास मालूम करके। अब दूसरे नंबर पर सोडियम सल्फेट के बाद आपने मालूम करना है, ये था पहला। दूसरे नंबर पर आपने मालूम करना है जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला मास किसके बराबर होगा, हम लिखेंगे कि जिंक सल्फेट का फार्मूला मास ये बराबर होगा
जिंक का एटॉमिक मास ज़रब एटम की तादाद और एक ही जिंक है। सल्फ़र का एटॉमिक मास ज़रब एटम की तादाद और एक ही सल्फ़र है, जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़रब एटम की तादाद जो कि 4 है। जिंक का जो एटॉमिक मास है वो होता है 65 AMU, सल्फ़र का है 32 AMU। अब 65 को 1 से ज़रब दूंगा तो 65 ही आएगा, 32 को 1 से ज़रब दूंगा तो 32 ही आएगा, जबकि ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। इन सबको जमा कर लें। जमा करने के बाद ये आ जाएगा 65, ये आ गया 32, ये आ गया 16, 16 को 4 से ज़रब दें, ये बन गया 64। इन सबको आपस में जमा करें तो ये बनेगा, आप 65 में ये 64 जमा करें तो ये 129 बन गया, 129 में ये 32 जमा करें तो ये बन गया 161 AMU। ये जिंक सल्फेट का फार्मूला मास आपने मालूम कर लिया। जिंक सल्फेट का फार्मूला मास। तीसरे नंबर पर आपने मालूम करना है कॉपर कार्बोनेट का। तीसरे नंबर पर हमने मालूम करना है किसका? कॉपर कार्बोनेट का। तो मैं लिखूंगा कि कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला मास, कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला मास ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कॉपर का एटॉमिक मास ज़रब उसके एटम की तादाद जो कि 1 है, जमा कार्बन का एटॉमिक मास और उसके एटम की तादाद जो कि 1 है, जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और उसके एटम की तादाद जो कि 3 है। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 AMU, 1 से ज़रब देंगे यही रहेगा। कार्बन का होता है 12 AMU, 1 से ज़रब देंगे यही रहेगा। और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, 16 को 3 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 48। तो 63.5, 12 और 48 इनको जमा करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 123.5 AMU। ये मेरे पास कॉपर कार्बोनेट का क्या निकल आया? फार्मूला मास निकल आया, और हमने यही फार्मूला मास मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 5 भी हल हो गया। उसके बाद अगली सरगर्मी है 1.5। इसका पहला सवाल है कि मंदरजा झैल में से डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अलग-अलग करना। 3 तरह के मॉलिक्यूल बताए हुए हैं, डाई, ट्राई और पॉली। डाई एटॉमिक, डाई से मुराद है 2, डाई का मतलब क्या होता है? 2। एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स के मिलने से बने हो। ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब 3 और एटॉमिक का मतलब एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। पॉलीटॉमिक, पॉलीटॉमिक, पॉली का मतलब होता है काफी ज्यादा, और एटॉमिक का मतलब एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो काफी ज्यादा एटम्स के मिलने से बने हो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के। हमने बताना है कि ये कुछ मॉलिक्यूल नीचे दिए हुए हैं, इनमें से 2 एटम पर मुश्तमिल कौन से हैं, 3 पर मुश्तमिल कौन से हैं, और इनसे भी ज्यादा एटम पर मुश्तमिल यानी कि पॉली एटॉमिक कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं देखूं पहले नंबर पर ये H2O पानी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम, तो 3 के लिए ट्राई एटॉमिक, इसका मतलब वाटर एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरा देखते हैं बेंजीन C6H6, 12 टोटल एटम है, तो काफ़ी ज़्यादा एटम्स हैं, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 एटम है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल।
उसके बाद ACl, इसमें भी 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, तो ये भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद अगर CO2 देखें तो इसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम है, तो ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर H2 2 हाइड्रोजन के ही एटम है, तो ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद है H2SO4, तकरीबन 7 एटम है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो हमने ये इन दिए गए कंपाउंड्स को उनके एटम की तादाद के लिहाज से एक दूसरे से अलग-अलग कर लिया। दूसरा सवाल है सरगर्मी 1.5 का कि मंदरजा झैल में से केटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल को अलग-अलग करना है। केटाइन ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, केटाइन कहलाती है। ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो एनाइन कहलाती है। एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है, केटाइन भी और एनाइन भी। फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो, ताक हो, ताक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, वो फ्री रेडिकल। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ताक नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर हो किसी स्पीशी के अंदर, तो वो फ्री रेडिकल कहलाती है। फ्री रेडिकल को हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगाकर जाहिर करते हैं, ये इसकी पहचान का एक तरीका भी है। मॉलिक्यूलर आयन, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज हो, अगर किसी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ उसको कोई मखसूस नहीं किया गया, सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन लिखा हुआ है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज, किसके ऊपर चार्ज, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा तो फिर ऐसा आयन क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। जबकि मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के बिलहाज मास खास निस्बत के मिलने से वजूद में आने वाली शय मॉलिक्यूल कहलाती है। ये नीचे कुछ मिसालें दी हुई हैं, इनको हमने अलग-अलग करना है कि इनमें से केटाइन कौन सा, एनाइन कौन सा, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब मैंने कहा था कि ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन है, तो O2 नेगेटिव, ये एनाइन है एक। इसके आगे चलें, ऑक्सीजन O2 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के ख़ास निस्बत से मिलने में जो वजूद में आती है शय मॉलिक्यूल के, तो O2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं मॉलिक्यूल में लिखूंगा। इसके बाद है H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, फिर वो स्पीशी आ गई जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगी, A9 कहलाएगी। उसके बाद कार्बोनेट, इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, एक A9 है। मजीद आगे क्लोरीन, Cl2, 2 एटम्स हैं, खास निस्बत से मिले हुए हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल की मिसाल है। इसके बाद है नाइट्रोजन N2, इसमें भी 2 एटम है नाइट्रोजन के जो खास निस्बत से मिले हुए हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल की मिसाल है। उसके बाद है N2 पॉजिटिव। अब N2 पॉजिटिव, N2 क्या था, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने कहा था अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हो तो ऐसी स्पीशी मॉलिक्यूलर आयन के, तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज है, तो लिहाजा ये एक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो मैं N2 पॉजिटिव को मॉलिक्यूलर आयन में लिखूंगा। उसके बाद है ब्रोमीन, और अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि जो फ्री रेडिकल है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक होती है, और इनको एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगाकर जाहिर किया जाता है। तो ब्रोमीन चूंकि एक फ्री रेडिकल है, तो मैं लिहाजा इसको फ्री रेडिकल में यहाँ पे लिखूंगा। आखिर पे है Na पॉजिटिव, तो ये भी एक एटम है जिसके ऊपर चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो वो क्या कहलाता है, केटाइन कहलाता है। इधर बताया मैंने, तो Na पॉजिटिव को हम केटाइन वाली लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे। तो ये जितनी भी मुझे स्पीशीज़ दी गई थी, ये उनको मैंने उनकी नेचर की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से अलग-अलग कर दिया यहाँ पे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बाब नंबर 1 की मज़ीद कुछ सरगर्मियाँ करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप बखूबी से समझे होंगे। आप
ने इनको नोट किया होगा, आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।